हाय गाइस, डू यू नो कि अगर आप 2022 की स्टार्टिंग में निफ्टी 50 इंडेक्स में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते तो करेंटली उस 1 लाख रुपीस की वैल्यू क्लोज टू 1.33 लाख रुपीस होती। बट सरप्राइजिंगली अगर आप सेम 1 लाख रुपीस को इन्वेस्ट करते नैस्डैक 100 के किसी फंड ऑफ फंड में तो करेंटली उस 1 लाख रुपीस की वैल्यू बढ़ के 1.94 लाख रुपीस होती। अब आपको पता है कि इन दो इंडाइसिस की परफॉर्मेंस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 या फिर इंडियन मार्केट्स को देखोगे तो वो ग्लोबल मार्केट्स का केवल 3 to 4% ही वेटेज रखते हैं। बट वहीं पर अगर आप यूएस जैसे ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो वो इन इटसेल्फ ग्लोबल मार्केट का 60 to 65% मेजर वेटेज रखता है। एंड एमएससीआई इंडेक्स में अकेले आपको वर्ल्ड की सारी ही टॉप कंपनीज जो कि अभी टेक सेवी फील्ड में वर्क कर रही हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स या सेमीकंडक्टर जैसी फील्ड, इन सारी फील्ड से रिलेटेड जो टॉप कंपनीज होती हैं वो इस मार्केट में आपको लिस्टेड मिल जाती है। तो अब ऐसे में आपको ये डिसाइड करना है कि क्या स्टिल आप अपनी इन्वेस्टमेंट को केवल इंडियन मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड रखना चाहते हो या फिर इसको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। और इसको डिसाइड करने के लिए आज की इस वीडियो पे हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, जहां पर सबसे पहले मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको फेस करने को देखने को मिलती है और जिसका इंपैक्ट आप देखते हो अगर आप केवल इंडियन मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो। सेकेंडली हम ग्लोबल मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। थर्ड मैं आपको टॉप 5 ऐसे फंड्स बताऊंगा जो कि ग्लोबल मार्केट्स में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग फंड्स हैं और जो कि अपने इंडाइसिस पे टॉप पे हैं। फोर्थ हम समझेंगे कि इन इंटरनेशनल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको किस तरीके का रखना चाहिए। और फाइनली हम ये समझेंगे कि इंटरनेशनल एलोकेशन में वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो वीडियो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड अ क्विक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में अगर हम कोई भी फंड का नाम ले रहे हैं तो प्लीज़ उसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। उसको हम केवल एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं, आपको ये बताने के लिए कि आपको इनमें फंड्स जो है वो किस तरीके से देखने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम इसको नए व्यूअर्स तक पुश कर सके। एंड ऑल्सो अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप धन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन प्रॉब्लम्स को समझने से जिनके बारे में टू बी फ्रैंक नॉर्मली इन्वेस्टर्स कभी सोचते भी नहीं है, बट एक्चुअली में इस प्रॉब्लम का इंपैक्ट जब अपने पोर्टफोलियो पे आप देखोगे इन द लॉन्गर रन तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। जिसमें पहली प्रॉब्लम निकल के आती है हमारे रुपये का डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर। जहाँ पर अगर आप लास्ट 1 ईयर की बात देख लो तो सिंस मई 2025 से लेके अभी तक जब ये वीडियो में बना रहा हूँ यानी मई 2026, यहाँ तक आप देखोगे इस लास्ट 1 ईयर में रुपये की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर मोस्टली 12% के अराउंड करेक्ट हो चुकी है। यानी रुपये की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर 12% से गिरी है। अब ऐसे में जो भी इन्वेस्टर जो कि लास्ट 1 या 1.5 ईयर से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको यहाँ पर रिटर्न्स तो मिले ही नहीं, बल्कि ऊपर से उसकी जो वैल्यू थी रुपये की वो और भी ज़्यादा कम हो गई, यानी उसके जो रिटर्न्स है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव में हो गए। और यही पैसा आपने अगर केवल डॉलर में कन्वर्ट करके अपने पास रखा होता तो आपको 12% के जो गेंस है वो ऐसे ही मिल जाते। तो ऐसे में इवन अगर आपने 12% के रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में बनाए होते इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट करके तो भी एक्चुअल डॉलर के टर्म्स में वो रिटर्न जीरो ही होते। तो ये एक पहला बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम आता है कि जो करंटली हम एआई लेड ट्रेंड देख रहे हैं, डेटा सेंटर्स या सेमीकंडक्टर जैसे ट्रेंड देख रहे हैं, इनमें जो लिस्टेड बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे इन्वीडिया, गूगल, टीएसएमसी या फिर इंटेल वगैरह, ये डायरेक्टली कभी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट होती ही नहीं है या फिर लिस्टेड होती ही नहीं है। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इंडियन मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड रखते हो उस पोर्टफोलियो को तो इस पूरी एआई लेड जो ग्रोथ है इसको आप मिस कर दोगे। इसी से कनेक्टेड होते हैं हमारे एफआईआईस। जैसा हमने देखा कि रुपये के टर्म से हमारा जो वैल्यू है वो गिर रहा है और ऊपर से इंडियन मार्केट में रिटर्न्स भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि लास्ट 2 सालों से एफआईआईस कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। तो जब भी एफआईआईस इंडियन मार्केट में सेलिंग करते हैं तो उसका प्रेशर अगेन हमारे मार्केट्स में देखने को मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट्स पे, और ये टाइम टू टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी और जो मार्केट्स है उसको इम्पैक्ट डालता रहता है कि जब भी ग्लोबल टेंशन्स के चलते क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट यानी अपॉर्चुनिटीज़ की इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी तो हमें जो देखने को मिलती है वो यही देखने को मिलती है कि ग्लोबल मार्केट जैसे यूएस मार्केट में आप इन्वेस्ट करके जो नेक्स्ट जनरेशन के ट्रेंड्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उनकी ग्रोथ का पार्ट बन सकते हो और उनको कैपिटलाइज कर सकते हो। सेकेंडली जो कि रुपये का हम डेप्रिसिएशन देखते हैं अगेंस्ट डॉलर एंड अदर करेंसीज, अगर आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो बाहर तो वहाँ पर ये जो डॉलर के अगेंस्ट रुपये का फॉल है इसको भी आप फैक्टर इन कर लेते हो। जहाँ पर अगर आपको बाहर के मार्केट्स में इवन कम रिटर्न्स ही मिलते हैं
फिर भी आप जब उनको एट दी एंड यूएस मार्केट के अगेंस्ट इंडियन मार्केट के टर्म्स में देखोगे तो वो आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। थर्डली, जब एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन आप करते हो यूएस, यूरोप या फिर चाइना जैसे मार्केट्स में, तो इनमें से कोई मार्केट्स ग्रोइंग है, कुछ मैच्योर मार्केट्स हैं, तो इसमें आपको डिफरेंट मार्केट साइकिल्स का बेनिफिट होता है, जहाँ पर हर एक मार्केट्स डिफरेंट साइकिल से होकर गुजरती है, जहाँ पर कुछ साल उसमें रिटर्न्स मिलते हैं और कुछ साल आपको रिटर्न्स फ्लैट देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक आप इंडियन मार्केट्स को देख रहे हो लास्ट 2 सालों से। तो ऐसे में अगर आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखते हो और डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपको हमेशा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि जब आपके मार्केट में एक जगह की साइकिल नीचे जाए तो आपको उसी ड्यूरेशन में दूसरी जगह की भी जो साइकिल्स है उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिले। कई बार ऐसा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब एक साइकिल नीचे जा रही होती है एक मार्केट्स की, तो उसी ड्यूरेशन में जो दूसरी साइकिल होती है मार्केट्स की वो बेटर परफॉर्म करती है। ना हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जहां पर हम टॉप 5 फंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सबसे एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, जिनको कि आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला हमारा फंड आता है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। ये एक ऐसा फंड है जो कि यूएस के नैस्डैक 100 इंडेक्स, जिसमें कि नॉन फाइनेंशियल 100 टॉप टेक कंपनीज मेजरली आती हैं और टेक सेगमेंट की सारी कंपनीज जैसे कि इन्वीडिया, गूगल और इवन ताइवान की टीएसएमसी जैसी कंपनीज आती हैं। और इस इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स। जहाँ पर अगर आप धन के डैशबोर्ड पर जाओगे और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड को सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको इस फंड की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 77.88% की रिटर्न्स डिलीवर की हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 42.69% की रिटर्न्स डिलीवर की हैं, लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 25% की CAGR रिटर्न्स डिलीवर की हैं, जो कि एक्सेप्शनल रिटर्न्स है। और इन रिटर्न्स को इवन अगर आप निफ्टी 50 के रिटर्न से कंपेयर करो फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और इवन 5 ईयर्स बेसिस, तो मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा कि इस फंड ने आपको काफ़ी बड़े लेवल पे आउट परफॉर्मेंस दी है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। इस फंड की अगर आप अदर डिटेल्स को चेक करो तो इसका टोटल AUM साइज आपको 5000 करोड़ के लगभग देखने को मिलेगा। और ये आपको सेम ही देखने को मिलेगा इन द लॉन्गर रन, बिकॉज इंडियन मार्केट्स में जो बाहर फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कैपिंग होती है कि एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स या फिर एक पर्टिकुलर जो AUM है वो मोर देन $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता बाहर के मार्केट्स में। अदर देन दिस, अगर आप अदर फैक्टर्स को देखोगे तो इस फंड में आपको मिनिमम 500 रुपीज़ से अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हो और मिनिमम लमसम अमाउंट भी 500 रुपीज़ ही है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.80 का है, जो कि एक रीजनेबल रेंज में है और ये फंड ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से वर्क कर रहा है। बिफोर हम अपने नेक्स्ट फंड के बारे में डिस्कशन करें, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दैट अगर आप इनमें से किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसके लिए अगर आप धन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है जो कि है स्टेप अप SIP का। जहाँ पर अगर आप किसी फंड में जाके इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हो तो उधर आपको SIP के बगल में SIP प्लस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अमाउंट SIP का तो दिख जाएगा, बट नीचे इस पर स्टेप अप अमाउंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप खुद अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा ऑप्शन कि कितने मंथ्स बाद आप जो अपना स्टेप अप है वो करना चाहते हो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर 9 मंथ सिलेक्ट करता हूँ तो आप एवरी 9 मंथ के बाद आपके SIP अमाउंट में एक 1000 रुपीज़ की SIP का अमाउंट और बढ़ जाएगा, जो कि स्टेप अप होगा। और ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो और SIP की डेट्स जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो धन जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना देता है। तो अभी जाइए धन के प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट के नेक्स्ट फंड का नाम है मिराय एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड। जो हमारे प्रीवियस फंड था यानी नैस्डैक 100 फंड था, उससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिलता है और ज़्यादा रिस्की देखने को मिलता है, बिकॉज ये टेक स्पेशलिस्ट फंड तो है बट इसमें आपको 100 फंड्स की जगह या फिर 100 स्टॉक्स की जगह केवल यूएस की टॉप 10 टेक कंपनीज कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिलती हैं, जिसमें कि मेटा, गूगल, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज आती हैं। अब इसको अगर फंड की फर्दर डिटेल्स चेक करो तो इस फंड के केस में आप देखोगे तो रिटर्न सबसे पहले आप देखो तो लास्ट 1 ईयर में आपको इस फंड के केस में रिटर्न्स 46% के देखने को मिलेंगे। 3 इयर्स के CAGR बेसिस पे इन्होंने 54% की रिटर्न्स डिलीवर की हैं। और इन्होंने अगर आप बात करोगे 5 इयर्स के इनकी रिटर्न्स तो वो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है, बिकॉज फंड को अभी इतना टाइम नहीं हुआ है। अदर देन दिस, अगर आप इसको कंपेयर करोगे अदर रेगुलर फंड से इसी पूरे इंडेक्स के, तो उसमें भी आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग देखने को मिलेगी। और इवन निफ्टी 50 से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इवन 1 मंथ से लेकर 3 इयर्स के बेस पे कॉन्स्टेंटली निफ्टी को उसने काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। इस फंड की अदर डिटेल्स अगर आप चेक करो तो इसका भी जो AUM है वो कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू द सेम रीजन जो कि मैंने आपको इससे पहले फंड में बताया था। अदर देन दिस, अगर आप फंड की बेसिक डिटेल्स चेक करो लाइक एक्सपेंस रेशियो वगैरह, तो इस फंड के केस में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है 0.74%। एग्जिट लोड आपको 0.50% का देखने को मिलेगा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद 3 मंथ से पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम करते हो।
इसमें आप मिनिमम SIP कर सकते हो 99 रुपीज़ से और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 5000 रुपीज़ से। अब इसके बाद हमारी लिस्ट का थर्ड फंड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी से बिलोंग करता है। फंड का नाम है DSP वर्ल्ड माइनिंग इंटरनेशनल इक्विटीज ओमनी फंड ऑफ फंड। और जैसा कि आप फंड के नाम में देख रहे हो वर्ल्ड माइनिंग, तो ये एग्जैक्टली वही करता है जहाँ पर ये ग्लोबली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि माइनिंग की फील्ड में जायंट्स होते हैं और जो कि इंडस्ट्रियल मेटल्स और अदर मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और अदर मेटल्स की माइनिंग करते हैं। और हम सभी को पता है कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में हमें सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स में काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली है और इनकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। प्लस सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, इन जैसी फील्ड में भी आपको कॉपर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इस फंड का जो पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में अच्छा लगता है। अब अगर इस फंड की अगर फर्दर डिटेल्स चेक करो, सबसे पहले रिटर्न्स पे अगर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने स्टैगरिंग 102% की रिटर्न्स डिलीवर की हैं। 3 ईयर्स में 26.32% की CAGR रिटर्न्स डिलीवर की हैं और 5 ईयर्स में 17.43% की CAGR रिटर्न्स डिलीवर की हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। कंपेयर करोगे निफ्टी 50 से, 3, 6, 1 और इवन 5 ईयर्स के बेसिस पे निफ्टी को कॉन्स्टेंटली काफ़ी बड़े मार्जिन से इसने आउट परफॉर्म किया है। और इवन अगर आप इंडिया में ऐसा कोई फंड ढूंढने निकलोगे जो कि इंडिया में मेटल या फिर माइनिंग जैसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता हो, तो ऐसा आपको कोई भी डायरेक्ट फंड देखने को नहीं मिलेगा। अदर देन दिस, इस फंड की अदर डिटेल्स अगर आप चेक करो तो इस फंड का जो AUM है वो केवल आपको 171 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। देखिए, फंड तो अच्छा हो सकता है, उसके रिटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं, बट कभी भी अगर आपके पास चॉइस हो कि एक ओल्डर फंड जिसके रिटर्न्स थोड़े कम हो पर उसके केस में आपको AUM ज़्यादा देखने को मिले, एज कम्पेयर टू एक नया फंड जिसका AUM कम हो, उसमें रिटर्न्स भले ही ज़्यादा हो, फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि एक हायर AUM वाले फंड के लिए आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसमें जाते भी हो तो हो सकता है कि इसमें भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाए, ये आपको अपनी खुद एनालिसिस में चेक करना पड़ेगा। अदर फंड की डिटेल्स अगर आप चेक करोगे तो इस फंड का AUM तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें SIP की फॉर्म में आप 100 रुपीज़ से कर सकते हो और लमसम इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम आप 100 रुपीज़ से कर सकते हो। फंड काफ़ी पुराना है, 13 ईयर्स हो चुके हैं इसमें, फिर भी इसके 171 करोड़ का ही इसमें AUM है, तो यह बताता है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स के अमंग ये पॉपुलर नहीं रहा है। अदर देन दिस, एक्सपेंस रेशियो का काफ़ी हायर साइड पे है 1.65% का, और इसमें किसी भी तरह का एग्जिट लोड आपको देखने को नहीं मिलता। अब इसके बाद हमारी लिस्ट का फोर्थ फंड है निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। जैसा कि आप नाम में देख पा रहे हो कि ये जो फंड है ये प्रॉपरली ताइवान बेस्ड है, यानी ताइवान में इन्वेस्ट करता है, जहां हमें पता है कि ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर में ओवरऑल वर्ल्ड में लीड करता है। यानी जिस लेवल और जिस टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर्स ताइवान बनाता है, पूरे वर्ल्ड में वैसे सेमीकंडक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलते। और वर्ल्ड ओवर जो कंट्रीज है वो हाई परफॉर्मिंग और हाई एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए आज भी ताइवान पर डिपेंडेंट है। तो ये जो फंड है वो ताइवान की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और मेनली TSMC जो कि ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड की फर्दर डिटेल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इस फंड ने अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में 227% की रिटर्न्स डिलीवर की हैं, मेनली बिकॉज जो AI रिलेटेड रैली हम देख रहे हैं इसमें सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदर देन दिस, लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने 67% की CAGR रिटर्न्स डिलीवर की हैं और फंड को अभी तक 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो 5 ईयर्स का डेटा हमारे पास नहीं है। अदर डिटेल्स अगर आप इस फंड की चेक करोगे तो सबसे पहले निफ्टी 50 से तो आपसे कंपैरिजन करिए ही नहीं, बिकॉज ने जहां लास्ट 3 ईयर्स में निफ्टी 50 ने 33% रिटर्न्स डिलीवर की है, इस फंड ने पर्टिकुलरली आपको 369% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। बात करोगे AUM साइज़ की, तो इस फंड का जो करंट AUM है वो क्लोज टू 600 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ पर जनवरी में इस फंड का AUM क्लोज टू 448 करोड़ का था। अदर देन दिस, अगर आप फंड की फर्दर डिटेल्स को चेक करोगे AUM जैसे फैक्टर्स के अलावा, लाइक एक्सपेंस रेशियो, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्लोज टू 1% का है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 0.98% का। इस फंड में आप मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हो 100 रुपीज़ से, मिनिमम लमसम अमाउंट आप डाल सकते हो उसमें 500 रुपीज़। एग्जिट लोड आपको 1% पे करना पड़ेगा अगर आपने जो फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट से 3 मंथ्स पहले अपना जो पैसा है वो स्विच किया, और इस फंड की एज भी इंडिया में 4 ईयर्स हो चुकी है। अब यहाँ पर इस फंड के केस में एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है, और वो ये है कि हम सभी को पता है कि ताइवान भले ही सेमीकंडक्टर के फॉर्म में वर्ल्ड ओवर लीड करता है, बट इस पर चाइना बार बार अपना क्लेम करता रहता है, और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में अगर चाइना इसको इन्वेट करता है ताइवान को, तो इस फंड के केस में आपको मैसिव ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो ये जो फंड में रिस्क है ये आपको कंसीडर करके चलना है, यानी ये काफी ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। अब इसके बाद हमारे लिस्ट के 5th फंड का नाम है HSBC ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड। ये आप फंड आपका पैसा जो इमर्जिंग मार्केट्स है या फिर जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, लाइक चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ताइवान जैसी कंट्रीज जो कि अपनी ग्रोइंग फेज में, इस फंड के केस में क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके केस में आपको हाई ग्रोथ देखने को मिलती है, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आपको रिस्क भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस फंड की डिटेल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ
तो यहाँ पर इस फंड को मार्केट में अगर आप देखो रिटर्न्स के फॉर्म में, तो लास्ट 1 ईयर में इसने 75% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में हमें CAGR टर्म्स में 28.91% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं और 5 ईयर्स में 11.43% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। कंपेयर करोगे इसको निफ्टी 50 से, तो इसने वो 1 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के ड्यूरेशन में निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। यानी इमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स है इसने भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अदर फैक्टर्स अगर आप चेक करोगे इस फंड का, लाइक AUM, तो करंट AUM इसका 400 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा नहीं है। यानी कंपैरेटिवली न्यू जो कम लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट फंड की एज अगर आप देखोगे तो उसमें 13 ईयर्स इस फंड को हो चुके हैं। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट इससे 5000 है और मिनिमम SIP इससे आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो आपको हायर साइड पे देखने को मिलेगा और 1.41%, और एग्जिट लोड 1% है अगर आपने 1 ईयर से पहले अपना पैसा स्विच किया तो। अब इसके बाद आते हैं अपने वीडियो के 4th पार्ट पे, जहाँ पर हम एलोकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि जिन 5 फंड्स के ऊपर हम डिस्कशन किया और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे ग्लोबल फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स अगर आप निफ्टी 50 से कंपेयर करोगे तो आपको एक्सेप्शनल नजर आएंगे। अब ऐसे में लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर हमें एक्सेप्शनल गेंस बाहर के फंड से ही मिल रहे हैं तो क्यों ना अपना मैक्सिमम एलोकेशन उन्हीं में करे जाए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके भी आता है, इसीलिए आपको अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग ही अपना जो एलोकेशन है वो इन फंड्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, तो फॉर सपोज अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हो, अभी तक आप US मार्केट या फिर कहीं भी ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो यू शुड स्टार्ट योर एलोकेशन विद 10 to 15% ऑफ द टोटल एलोकेशन, और इससे ज़्यादा आपको US मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर थोड़े टाइम में जब उसकी वॉलेटिलिटी और सारी फ्लक्चुएशन आप देख लो, तो अपना एलोकेशन आप मॉडरेट लेवल पर 20-25% तक ले जा सकते हो। बट अगर आप 25% से ऊपर अपना एलोकेशन ले जाते हो इन द US मार्केट या फिर ग्लोबल फंड्स, तो ये थोड़ा हायर रिस्क की बैट में चला जाएगा, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। बिकॉज ये डोमेन में जाने के बाद आपके पोर्टफोलियो में आपको ड्रॉबैक्स अगर देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आपके काफी बड़े लेवल पे हैम्पर हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट आता है रिस्क का और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू का। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप रिस्क की बात करोगे तो आपको एक रिस्क देखने को मिलेगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क। देखिए, मेजरली केसेस में अगर आप देखोगे तो US जैसी कंट्रीज के अगेंस्ट जो इंडिया की करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट ही होती है, तो वहाँ पर तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बट अगर आप ऐसी कोई कंट्री में इन्वेस्ट करते हो जिसकी करेंसी US या फिर इंडिया के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हो, तो उस केस में आपको करेंसी रिस्क देखने को मिल सकता है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, जैसे कि मान के चलिए आज AI लेड हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट फ्यूचर में इसी AI लेड ग्रोथ के चलते हमें एक बबल देखने को मिले और फिर वो बबल बस्ट हो, तो उस बबल बस्ट के बाद जो फॉल आएगा उतना ही बड़ा ड्रॉप आपको US मार्केट में देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स, बिकॉज वहाँ का जो मार्केट है वो इस पूरी रैली में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ऐसे में ये रिस्क भी आपको कंसीडर करके चलना है। और फाइनली अगर आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो काफ़ी लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमें टैक्सेशन भी उसी अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फंड है ये केवल इंटरनेशनल फंड्स का एक एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आपको टैक्सेस डायरेक्टली उसी फॉर्म में देने पड़ेंगे जो आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में देते हो। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तो वहाँ पर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट होता। बट यहाँ पर अभी अगर आप इन फंड में से किसी में भी इन्वेस्ट करोगे या अदर कोई इंडियन लिस्टेड फंड में इन्वेस्ट करोगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट से इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको टैक्सेशन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और इस वीडियो को रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.